हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेली क्लास। डेली क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन है वो है भूगोल का, और आज हम भूगोल से रिलेटेड टॉप 50 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करेंगे। और इससे पहले हम लोगों ने हिस्ट्री के टॉप 50 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस किया था, जिसका टाइमिंग था सुबह 9 बजे। अगर आपने सुबह 9 बजे वाली क्लास को नहीं देखा है तो उसे आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इस क्लास में हम लोगों ने इतिहास से संबंधित कुल 50 प्रश्नों का जो है प्रैक्टिस किया था। तो दोस्तों, और हमारा जो मॉक टेस्ट है वो स्टार्ट हो चुका है। जैसे कि कल हमारा मॉक टेस्ट था 11 बजे। अगर आपने नहीं देखा है तो उस मॉक टेस्ट को जरूर अटेंड कीजिएगा, और ये मॉक टेस्ट जो है आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा, जिसका लिंक जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों, चलते हैं आज के सेशन को आगे बढ़ाते हैं हम। तो देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। क्वेश्चन है कि सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है। तो दोस्तों, सूर्य और पृथ्वी के बीच जो है वो न्यूनतम दूरी कब होती है, तो 3 जनवरी को। कब होती है? 3 जनवरी को। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। इसका सही आंसर क्या होगा? डी। सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी जो है वो कब होती है? 3 जनवरी को। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी कब होती है। दोस्तों, क्वेश्चन है कि सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी कब होती है। तो कब होती है? 4 जुलाई को। कब होती है? 4 जुलाई को। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए जो है इसका सही ऑप्शन होगा। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। और दोस्तों, इस सेशन का पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया जाएगा, तो वहाँ से आप जो है इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी से सितारों की दूरी को किस इकाई से मापते हैं। क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वी से सितारों की दूरी को किस इकाई से मापते हैं। तो दोस्तों, किस इकाई से मापते हैं? प्रकाश वर्ष से। किससे? प्रकाश वर्ष से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, आप लोग इजीली इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन है कि अधिकांश मौसमी घटनाएं किसमें संपन्न होती है। अब आपको बताना कि अधिकांश मौसमी घटनाएं जो है वो वायुमंडल के किस मंडल में संपन्न होती है। तो दोस्तों, कहाँ संपन्न होती है? क्षोभ मंडल में। कहाँ पे? क्षोभ मंडल में। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? 5 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि वायुमंडल में उपस्थित कौन सी परावैंगनी किरणों का अवशोषित करती है। क्वेश्चन क्या है कि वायुमंडल में उपस्थित कौन सी गैस जो है परावैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। तो दोस्तों, कौन अवशोषित कर लेती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओजोन। कौन? ओजोन। ओजोन जो है सूर्य से निकलने वाली परावैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है। अगर परावैंगनी किरण डायरेक्ट हमारे बॉडी पे पड़ेगा तो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही हानिकारक होता है, इसीलिए ओजोन गैस जो है इसे अपने में अवशोषित कर लेती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन है कि डोलड्रम पेटी की समान स्थिति कहाँ होती है। अब आपको बताना कि डोलड्रम पेटी की समान स्थिति जो है दोस्तों वो कहाँ पर होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो भूमध्य रेखा के निकट। कहाँ पे होती है? भूमध्य रेखा के निकट होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। ए जो है इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इस सेशन को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन है कि फारेल का नियम किससे संबंधित है। किसका नियम दोस्तों? तो फारेल का नियम। तो बताइए, फारेल का नियम जो है वो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ये जो है संबंधित है पवन की दिशा से। किससे? पवनों की दिशा से। तो फारेल का नियम जो है वो पवनों की दिशा से संबंधित है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। ए जो है इसका सही आंसर होगा। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टोर्नेडो से क्या तात्पर्य है। क्वेश्चन क्या है? टोर्नेडो। टोर्नेडो क्या है दोस्तों? तो टोर्नेडो जो है वो क्या है? तो एक अति निम्न वायुदाब का क्षेत्र है। क्या है? एक अति निम्न वायुदाब का क्षेत्र है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन है कि पक्षाव शब्द से क्या तात्पर्य है। क्वेश्चन क्या है? पक्षाव शब्द। तो बताइए, पक्षाव शब्द से जो है क्या तात्पर्य है। तो दोस्तों, इसका तात्पर्य जो किससे है? तो एक ऊंचा बादल से। किससे? एक ऊंचा बादल से इसका तात्पर्य है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। पक्षाव क्या है? एक ऊंचा बादल का नाम है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन है कि समुद्री जल में कौन सा यौगिक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। अब आपको बताना है कि समुद्री जल में कौन सा यौगिक जो है वो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो कौन सा यौगिक पाया जाता है? तो दोस्तों, सोडियम क्लोराइड। कौन सा? सोडियम क्लोराइड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। बी जो है इसका सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर बहुत ही ईजी है, और इसका प्रैक्टिस जो हम लोगों ने पिछले क्लास में भी किया था कि गल्फ स्ट्रीम क्या है। जैसे कि आप सभी को पता है कि गल्फ स्ट्रीम जो है क्या है। तो दोस्तों, ये क्या है? एक तो अंध महासागर की एक गर्म धारा है। क्या है? अंध महासागर की एक गर्म धारा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। सी जो है इसका सही आंसर होगा। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर और क्वेश्चन है
कि हिंद महासागर की गर्म धारा है। तो अब आपको बताना कि हिंद सागर की गर्म धारा जो है वो कौन सी है। तो दोस्तों कौन सी है हिंद महासागर की गर्म धारा? तो अगुलहास। कौन सी? अगुलहास धारा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। बी जो है इसका दोस्तों सही आंसर होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 और आपको बताना इसका आंसर क्या होगा कि लाल सागर एक किसका उदाहरण है। दोस्तों लाल सागर जो है वो किसका उदाहरण है? तो ये जो है किसका उदाहरण है? भ्रंश संरचना का। किसका? भ्रंश संरचना का। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। क्या होगा इसका सही ऑप्शन? बी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 14 नंबर। क्वेश्चन है कि रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति किस चट्टानों से हुई है। तो दोस्तों रूपांतरित चट्टान की उत्पत्ति जो है वो किस चट्टान से हुई है? तो आगेने और तलछटी दोनों से। किससे? आगेने और तलछटी दोनों तरह के चट्टानों से जो है रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति हुई है। इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस हम लोगों ने पहले भी कर चुका है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन की कौन सी चट्टान जैविक चट्टान है। दोस्तों अब आपको बताना कि कौन सी चट्टान जो है वो जैविक चट्टान है। तो कौन सी चट्टान जैविक चट्टान है? तो कोयला। कौन सी? कोयला। कोयला क्या है? एक जैविक चट्टान है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन की गंगा सिंधु मैदान में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है। तो आपको बताना कि गंगा सिंधु मैदान के क्षेत्र में कौन सी मिट्टी जो है सबसे अधिक पाई जाती है। तो कौन सी मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी। कौन सी? जलोढ़ मिट्टी। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर और क्वेश्चन है कि उन सभी स्थानों को जिन पर एक तरित झंझा एक ही समय पर होता है मिलने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन है कि उन सभी स्थानों को जिन पर एक तरित झंझा एक ही समय पर होता है उस रेखा को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों उस रेखा को जो है क्या कहा जाता है? तो आइसोब्रोंट। क्या कहा जाता है? आइसोब्रोंट कहा जाता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सी। सी जो है इसका सही ऑप्शन होगा। और दोस्तों जैसे कि आप सभी को बता दूं कि कल से जो है हमारा यूनिक का और एरिहंट का जो है प्रैक्टिस सेट का प्रैक्टिस करवाया जाएगा। तो उसे अटेंड करना आप लोग बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों उसे जो है आपको दोबारा रिवीजन करने का मौका मिल जाएगा। तो इसे आप लोग अटेंड करना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो देखिए दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन क्या है कि आइसोबात रेखाओं का उपयोग जो है किसके दर्शाने के लिए किया जाता है। अब बताइए आइसोबात रेखा का उपयोग जो है वो किस चीज़ को दर्शाने के लिए किया जाता है। तो किस चीज़ को दर्शाने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों किस चीज़ का दर्शाने के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो गहराई का। किसका? गहराई का। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। सी जो है इसका सही ऑप्शन होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है हमारा 19 नंबर और क्वेश्चन है कि बिली बिली से क्या तात्पर्य है। तो दोस्तों बिली बिली से जो है वो क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के निकट विकसित उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। बिली बिली क्या है दोस्तों? तो ऑस्ट्रेलिया के निकट विकसित उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जिसे बिली बिली कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। ए जो है इसका सही आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है 20 नंबर और इसका आंसर तो आप सभी को पता होगा कि रिक्टर मापक से किस मापन किया जाता है। अब बताइए रिक्टर मापक से किस मापन का प्रयोग किया जाता है। तो किसका किया जाता है? भूकंप का। किसका? भूकंप का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर और क्वेश्चन कि अधिकतर भारतीयों का संबंध किस समूह से है। तो दोस्तों अधिकतर भारतीयों का संबंध जो है वो निम्नलिखित में से किस समूह से है। तो कॉकेस साइड से। किससे? कॉकेस साइड से। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। ए जो है इसका सही आंसर होगा। और ये क्वेश्चन जो आपके बिहार पुलिस के एग्जाम के लेवल का है तो इसको आप थोड़ा भी मिस मत कीजिएगा। अब देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि अमेरिका की निवासी रेड इंडियन लोगों को किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन क्या है? तो अमेरिका की निवासी रेड इंडियन लोगों को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है अमरेंद्र के नाम से। किससे? अमेरिंद के नाम से। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। क्या होगा सही ऑप्शन? सी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, अमरेंद्र। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर। क्वेश्चन कि चावल किस क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण फसल है। तो दोस्तों चावल जो है वो किस क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण फसल है। तो ये जो है कहाँ की है? मानसून की। किसकी? मानसून की। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। चावल जो है वो मानसून क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण फसल है। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी। अब देखते हैं 24 नंबर। अब देखिए 24 नंबर क्वेश्चन ये है कि कौन सा रसदार फलों नींबू की प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है। बताइए कौन सा रसदार क्षेत्र यानी कौन सा क्षेत्र जो है वो रसदार फलों जैसे कि नींबू की प्रजाति के फसलों के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ये किस चीज़ के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो भूमध्य सागरीय। कौन सा? भूमध्य सागरीय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। तो कौन सा क्षेत्र रसदार फलों के लिए प्रसिद्ध है? तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर और क्वेश्चन है
कि कौन सा क्षेत्र मुलायम लकड़ी के बनों के लिए महत्वपूर्ण है। अब बताइए कौन सा क्षेत्र जो है वो मुलायम लकड़ी के बनों के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है दोस्तों? तो शीतोष्ण प्रदेश। कौन सा? शीतोष्ण प्रदेश जो है वो मानसून बनों के लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अब देखिए यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन है कि मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। क्वेश्चन क्या है कि मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वो कौन सा है। तो कौन सा देश है? चीन। कौन सा? चीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, और क्वेश्चन है कि तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है। अब बताइए तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वो कौन सा है। तो दोस्तों कौन सा देश है? तो चीन। कौन सा? चीन। चीन जो है तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या 28 नंबर, क्वेश्चन है कि लंबे रेशों वाली कपास की सर्वाधिक उत्पन्न कहाँ होती है। तो लंबे रेशों वाली कपास की सर्वाधिक उत्पादन जो है दोस्तों वो कहाँ पर होती है। तो कहाँ पे होती है? यूएसए में। यूएसए में क्या होती है? कपास की सर्वाधिक उत्पादन होती है। तो यूएसए कहाँ पे? अमेरिका में, जिसे हम यूएसए कहते हैं शॉर्ट में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। अब देखिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि भारत संसार में किसका सबसे बड़ा उत्पादक है। अब बताइए भारत जो है संसार में किसका सबसे बड़ा उत्पादक है। तो किसका है? मक्खन और घी का। किसका? मक्खन और घी का जो है भारत सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अब देखिए 30 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत ही ईजी है दोस्तों, आप लोग इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और ये बिल्कुल आप ही के लेवल का क्वेश्चन है कि संसार में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो अब आपको बताना है कि संसार में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वो कौन सा है। तो कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चीन। कौन सा? चीन। तो संसार में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन। तो इसका सही आंसर होगा ए। अब देखिए 31 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि संसार में गंधक का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। दोस्तों संसार में सबसे बड़ा गंधक का उत्पादक देश जो है वो कौन सा है। तो अमेरिका। कौन सा है? अमेरिका, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अब 32 नंबर क्वेश्चन है कि संसार में सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है। अब आपको बताना है कि संसार में सबसे ज़्यादा सीमेंट जो है कौन सा देश उत्पादन करता है। तो कौन सा देश करता है? तो यूएसए। कौन सा? यूएसए, यानी अमेरिका। अमेरिका हर एक चीज़ में अव्वल आ रहा है। तो दोस्तों सीमेंट के उत्पादन में सबसे अग्रणी देश जो कौन सा है? यूएसए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं 23 नंबर, क्वेश्चन है कि रेल इंजनों का सर्वाधिक निर्माण कहाँ पर होता है। अब आपको बताना है कि रेल इंजनों का सर्वाधिक निर्माण जो है दोस्तों वो कहाँ पर होता है। तो कहाँ पर होता है? यूएसए में। कहाँ पर होता है? यूएसए में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। अब देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि किस देश को संसार का चीनी का कटोरा कहा जाता है। अब आपको बताना है किस देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। तो दोस्तों किस देश को कहा जाता है? तो क्यूबा को। किसको? क्यूबा को। क्यूबा को जो है चीनी का कटोरा कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। बी जो है इसका सही आंसर होगा। अगर दोस्तों आपने कल का मॉक टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किया था तो उसका लिंक जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप जो हमारे मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। और दोस्तों हमारा जो मॉक टेस्ट है वो हर एक दिन के बाद एक दिन जो है मॉक टेस्ट आता है, यानी हमारा जो मॉक टेस्ट था वो कल हुआ था और हमारा नेक्स्ट मॉक टेस्ट जो वो कब होगा? तो कल 11 बजे होगा। एक कल हुआ था और एक कल 11 बजे होगा। तो इसे अटेंड करना आप लोग बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब देखिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या है कि प्रसिद्ध करीबा बांध किस नदी पर है। क्वेश्चन क्या है? प्रसिद्ध करीबा बांध। तो बताइए प्रसिद्ध करीबा बांध जो है वो किस नदी पर है। तो जाम्बेजी पर। किस पर? जाम्बेजी नदी पर। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सी। सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए 36 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु क्या है। तो दोस्तों भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु जो है वो किस अक्षांश पे है। तो वो किस अक्षांश पे है? तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पे। कहाँ पे? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पे है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अब देखिए 37 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि भारत की उत्तर की ओर सबसे सुदूर बिंदु कौन सी है। तो भारत का उत्तर की ओर सबसे सुदूर बिंदु जो है वो किस अक्षांश में पड़ता है दोस्तों। तो वो पड़ता है 36 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में। कहाँ पे? 36 डिग्री 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अब देखिए 38 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन कि मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है। तो 38 नंबर क्वेश्चन है मन्नार की खाड़ी जो कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु के पूर्व में। कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु के पूर्व में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 और क्वेश्चन है कि भारत की सर्वोच्च चोटी केटू किस श्रेणी में स्थित है। तो भारत की जो सर्वोच्च चोटी है कंचनजंगा, जिसे हम केटू कहते हैं, नहीं सॉरी काराकोरम। कौन सा? काराकोरम। केटू क्या कहते हैं? काराकोरम कहते हैं। तो भारत की सर्वोच्च चोटी काराकोरम जो है वो किस श्रेणी में आता है। तो काराकोरम को हम शॉर्ट में केटू बोलते हैं। तो अब आपको बताना है केटू जो है वो भारत के सर्वोच्च चोटी के किस श्रेणी में आता है। दोस्तों किस श्रेणी में आता है? तो काराकोरम श्रेणी में। किस में? काराकोरम श्रेणी में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। सी जो है इसका सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर 40 और इसका आंसर को बताना है कि अरब सागर में स्थित भारतीयों के द्वीपों को किस भाग के मोनिका द्वीप समूह कहा जाता है। दोस्तों अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों को किस भाग को मिनिकॉय द्वीप समूह कहा जाता है। तो किस द्वीप को मिनिकॉय द्वीप समूह कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा दक्षिणी को। किसको, दक्षिणी को। तो दक्षिणी भाग को जो है मिनिकॉय द्वीप के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा सी। अब देखिए 41 नंबर क्वेश्चन की तीस्ता किस मुख्य नदी का तंत्र की सहायक नदी है। तो तीस्ता जो है किस मुख्य नदी तंत्र की सहायक नदी है। तो किसकी सहायक नदी है तीस्ता। तो तीस्ता जो दोस्तों वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। किसकी, ब्रह्मपुत्र की। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, तीस्ता जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। अब देखिए 42 नंबर क्वेश्चन के सतपुरा तथा विंध्याचल के मध्य कौन सी नदी बहती है। तो सतपुरा और विंध्याचल के बीच जो है वो कौन सी नदी बहती है। तो नर्मदा नदी। कौन सी, नर्मदा नदी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, सतपुरा और विंध्याचल के मध्य जो है वो नर्मदा नदी बहती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अब देखिए 43 नंबर क्वेश्चन कि ग्रीष्मकालीन मानसून किस क्षेत्र में सर्वप्रथम पहुंचा है। तो दोस्तों ग्रीष्मकालीन मानसून जो है वो किस क्षेत्र में सर्वप्रथम पहुंचता है। तो किस क्षेत्र में सर्वप्रथम पहुंचता है ग्रीष्मकालीन मानसून। तो ये जो है सबसे पहले कहाँ पहुंचता है, तो पश्चिमी घाट में। कहाँ पर, पश्चिमी घाट में। तो ग्रीष्मकालीन मानसून जो है किस क्षेत्र में सर्वप्रथम पहुंचता है, तो पश्चिमी घाट में। अब देखिए 44 नंबर कि कौन सी मिट्टी गीली होने पर फैलती है तथा शुष्क होने पर इसमें दरारें पड़ जाती है। तो बताइए कौन सी मिट्टी गीली होने पर फैलती है और शुष्क होने पर इसमें दरारें पड़ जाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी, काली मिट्टी। काली मिट्टी जो है गीले होने पर फैलती है और शुष्क होने पर इसमें दरारें पड़ने लगती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। अब देखिए 45 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी मिट्टी की अधिक जलधारणता क्षमता के कारण सिंचाई की आवश्यकता कम होती है। कौन सी है कि कौन सी मिट्टी की अधिक जलधारण क्षमता के कारण सिंचाई की आवश्यकता जो है कम होती है। तो कौन सी मिट्टी जल को अपने अंदर जो है ज़्यादा समय तक अवशोषित किए रहती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो काली मिट्टी। कौन सी, काली मिट्टी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए जो है इसका सही आंसर होगा। और दोस्तों ये मिट्टी जो सूखने पर क्या होती है, दरारें बनने लगती है इस मिट्टी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर कि रूट नॉट किस फसल की बीमारी है। कौन सी, रूट नॉट। तो दोस्तों रूट नॉट जो है वो किस फसल की बीमारी है, तो टमाटर की। किसकी, टमाटर की। तो रूट नॉट टमाटर की बीमारी है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी जो है इसका सही आंसर होगा। अब देखिए 47 नंबर कि गन्ने की फसल किस बीमारी से अधिक ग्रसित होती है। तो गन्ने की फसल जो है वो किस बीमारी से अधिक ग्रसित होती है, तो रेड रॉट से। किससे, रेड रॉट से। तो गन्ने की फसल में होने वाली बीमारी कौन सी है, रेड रॉट, जिससे जो है सबसे अधिक क्षति होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पी। अब देखिए 48 नंबर क्वेश्चन कि ब्लैक आर्म किस फसल की हानि की पहुंचाने वाली बीमारी है। कौन सी, ब्लैक आर्म। ब्लैक आर्म क्या, एक फसल की बीमारी है। तो दोस्तों ये जो है किस फसल में होती है। तो ब्लैक आर्म बीमारी जो है वो किस फसल में होती है, तो ये होती है कपास में। किस में, कपास में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ब्लैक आर्म जो है किस फसल में होती है, कपास में। देखिए 49 नंबर क्वेश्चन कि खैरा नामक बीमारी जस्ते की कमी से होता है, कौन सी फसल इस बीमारी से सबसे अधिक प्रभावित होता है। आपको बताना है कि खैरा नामक बीमारी से कौन सा फसल जो है सबसे अधिक प्रभावित होता है। दोस्तों कौन सा प्रभावित होता है, तो चावल। कौन सा, चावल। चावल में जो है खैरा नामक बीमारी होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ए, चावल के फसल में जो है खैरा नामक बीमारी होता है, जो कि चावल की फसलों को सबसे ज़्यादा क्षति पहुंचाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अब 50 नंबर क्वेश्चन है कि अस्मट नामक बीमारी किस फसल से सबसे अधिक प्रभावित करती है। कौन सी, अस्मट नामक बीमारी, वह किस फसल को सबसे अधिक प्रभावित करती है। तो किस फसल को प्रभावित करती है, तो बाजरा को। किसको, बाजरा को। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों अब जो हमारा नेक्स्ट क्लास है वो कब है, तो शाम के 6 बजे। दोस्तों शाम के 6 बजे वाली क्लास को जो अटेंड करना आप लोग बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। दोस्तों अब हम मिलेंगे कब, तो शाम के 6 बजे। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं और मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट नहीं किए हैं, तो सबसे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद आप जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है मॉक टेस्ट का, तो वहाँ से आप जो मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। और अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, तो उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों अब जो है हम मिलेंगे कब, तो शाम के 6 बजे। शाम के 6 बजे। तो चलते हैं दोस्तों, अब मिलेंगे शाम में 6 बजे।